देखिए नीचे से केवल एक बचा हुआ है अभी, कौन सा? मैसूर। कौन सा बचा हुआ है? मैसूर। यहां से जयपुर, पंजाब और ये बंगाल। हालांकि बंगाल का विलय सबसे पहले हो चुका है आपका 1757 में। मैं उसको लास्ट में क्लाइमेक्स के लिए रखा हूं, क्योंकि उसको पहले बता दूंगा तो क्या लगेगा, पूरा अपन गुलाम ही हो गए हैं। ठीक है, ये 4 बचे हुए हैं, बाकी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, अपनी क्लास चालू होगी मैसूर से, नीचे पूरा दक्षिण भारत निपटा देते हैं। (1760) से पहले मैसूर में 1760 में कर्नाटक में एक युद्ध हुआ था, नाम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस वांडीवास के युद्ध से फ्रेंच पूरा कहाँ चले गए? भारत से बाहर चले गए। कुछ मात्रा में केवल पांडिचेरी, माहे, इन आसपास क्षेत्रों पे पांडिचेरी वाले थे, मतलब इन क्षेत्रों पर फ्रांसीसी थे, बाकी पूरा निष्कासित हो गए भारत से। 1761 1761 में इस मैसूर में 1760 तक वाडियार वंश का शासन था। 1760 तक काहे का शासन था? वाडियार वंश का। इस वाडियार वंश को निष्कासित करके 1761 में हैदर अली ने स्वतंत्र मैसूर रियासत की स्थापना किया। तो मैसूर रियासत की स्थापना किसने की? हैदर अली। ये बहुत ही कुशल, साथ में याद रखना है पावरफुल व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति था। साथ में इसका पुत्र टीपू सुल्तान, इसका पुत्र टीपू सुल्तान, वो भी ऐसे ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ओके, तो ये हैदर अली के पास उस समय, जब मैं आप लोगों को कर्नाटक पढ़ा रहा था, तब इनका मैं एक आयुध वाला क्षेत्र बताया था, जहाँ पर इनके बम, गोले, बारूद, बंदूकें रखाती थी। याद आया वो जगह? डिंडीगुल। कहाँ? आज भी डिंडीगुल में इनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, म्यूजियम टाइप का। वो हैदर अली इतना पावरफुल था कि पहले के ज़माने में जो तोपें आती थी, वो तोप को हाथी से खींचना पड़ता था, लेकिन इसके पास ऐसा तोप था उसको घोड़ा में बैठ के चलाया जा सकता था। बोलने का मतलब रॉकेट लॉन्चर टाइप का। ये आधुनिक हथियारों से पूरा लैस था। और ये बातें किनको खटक रही थी? अंग्रेजों को। ये बातें किनको खटक रही थी? अंग्रेजों को। इसीलिए उन्होंने हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चूंकि अंग्रेज लड़ेंगे तो उसके साथ क्या लगा रहेगा? आंग्ल। कहाँ लड़ा जा रहा है? मैसूर में। तो युद्ध का नाम क्या हो जाएगा? आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, इसकी हैदर अली ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ये सवाल दोनों के लिए आएगा, हैदर अली के लिए भी आ सकता है और टीपू सुल्तान के लिए भी आ सकता है। तो इनकी राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है? एक तरफ से अंग्रेज और दूसरे तरफ से हैदर अली। तो हैदर अली की महत्वाकांक्षा देखते देखते अंग्रेजों का हालत होने लगा खराब। अगर ये जान गए थे हमको अगर दक्षिण भारत में रहना है, अगर हमको दक्षिण भारत में रहना है तो हैदर अली को निपटाना ही पड़ेगा। लेकिन हैदर अली भी उतना ही आपके अस्त्र शस्त्र से लैस था जितना अंग्रेज थे, और अंग्रेज इसको कम आंक पड़े। इनके बीच कौन सा युद्ध हो गया? देखो, अंग्रेज लड़ेंगे उसके सामने क्या लगेगा? आंग्ल।
क्या लगेगा? आंग्ल। चूंकि ये लड़ाई हो रहा है मैसूर में, इसलिए नाम क्या पड़ गया? फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। एक तरफ से अंग्रेज, दूसरे तरफ से हैदर अली। हैदर अली के पास आधुनिक हथियार, बताया ना उस समय पहले जमाने में लोग तोपों को हाथियों से घसीट घसीट के लाते थे, तो इसके पास ऐसा तोप था जिसको घोड़े पर दौड़ते हुए चलाया जा सकता था। आज का वर्तमान का रॉकेट लॉन्चर समझ लो। तो ऐसे हथियारों से कौन लैस था? हैदर अली। हैदर अली पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में भारी पड़ गया और इसमें हैदर अली जीत जाता है और अंग्रेजों की क्या हो जाती है? हार। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किनकी हार हुई? अंग्रेजों की हार। अंग्रेज हारे चाहे जीते, क्या करेंगे? हमेशा एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी बोलने से संधि, हमेशा क्या उनका क्या है? संधि। तो इस आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला संधि याद रखना है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि, सन याद रखना है 1669, 1769। मद्रास की संधि। सन आपको कुछ कुछ ही बोला मैं, देखो इस लड़ाई का सन नहीं बता रहा हूं मैं, आपको केवल संधि का सन बता रहा हूं। संधि कब होगा? जब युद्ध विराम होगा। आपको आखिरी डेट पता चल गया है। इससे 2-3 साल पहले चालू हो गया था। ये एक्चुअल में चालू कब हुआ था? 66 से 69। वो नहीं जानना है आपको, केवल मद्रास की संधि का सन जानिए, बन जाएगा। खत्म किससे हुआ? मद्रास की संधि से। खत्म किससे हुआ? मद्रास की संधि से। अब देखिए मद्रास की संधि की बातें सुनिए। मद्रास की संधि में बात होती है कि हैदर अली को इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है, जीता कौन था भाई लड़ाई को? हैदर अली। तो बातें किसकी मानी जाएगी? हैदर अली की। बातें किसकी मानी जाएगी? हैदर अली की। तो हैदर अली को इस युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है वो अंग्रेज उनको देंगे, और अभी नहीं दे पाएंगे तो 10% टैक्स के साथ देंगे। यह मद्रास की संधि। हैदर अली जीत गया। दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने अंग्रेजों को हराया। यह सवाल आया हुआ है। दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान बताइए जिसने अंग्रेजों को हराया था? हैदर अली। ठीक। अब अंग्रेज जान गए भाई ऐसा इतना पावरफुल आदमी है, इससे लगना है तो आपको भी क्या चाहिए? बरोबर इसके बरोबर का हथियार चाहिए। अब इनको क्या है? ये दे। ये अफ्रीका, यहां से यूरोप चालू, ये आपका भारत, ये रहा इंग्लैंड। इंग्लिश चैनल के ऊपर में, इंग्लिश चैनल के ऊपर में मस्त यहां से पूरा का पूरा हथियार कहां गया? मैसूर। अब ये लोग तैयार हो गए। अब इस बार पूरी तैयारी किसकी है? अंग्रेजों की। फुल तैयार है। अब इनको ये पता चल चुका था हैदर अली लड़ता कैसे है, इसके पास कौन कौन सा हथियार है, ये किस टेक्निक से लड़ाई करता है, सारा चीज जान चुके थे अंग्रेज। ठीक है। और इसको ज्यादा दिन तक सहन भी नहीं किया जा सकता, ये इसका पावर और बढ़ते जाएगा। तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हर चीज पता चल चुका था किसका? हैदर अली का। किनको? अंग्रेजों को। इसीलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पहला बात ये याद रखना, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इस लड़ाई को कंटिन्यू कौन करता है? टीपू सुल्तान। इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू कौन करता है? इसका वीर बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान लेकिन उस युद्ध में 60-40 के अनुपात में हार जाता है। पूरा नहीं हारता है, लेकिन फिर भी 60-40 के अनुपात में हार जाता है, क्योंकि एक पिता खोने का दुख उसको युद्ध भर रहा। इसीलिए ये थोड़ा सा अंग्रेज थोड़ा सा भारी थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भारी थे। फिर भी बोला जा सकता है अंग्रेजों का विजय हुआ। अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए और टीपू सुल्तान की क्या होती है? हार हो जाती है। फिर क्या होगा?
युद्ध हुआ मतलब उसके बाद क्या होगा, संधि होगा। या तो युद्धों से सवाल आएगा अंग्रेजों के, या तो संधियों से सवाल आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दूसरा संधि होगा मंगलोर की संधि। कर्नाटक में मंगलोर है, काय की संधि हो रही है, मंगलोर की संधि। इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार अब देखो, अब जीता कौन, अंग्रेज जीते, तो बातें किसकी मानी जाएगी, अंग्रेजों की। तो इस मंगलोर की संधि के अनुसार जितना भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, टीपू सुल्तान। जितना भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, टीपू सुल्तान। युद्ध तो हो गया, अंग्रेजों को अपना भरपाई पैसा भी मिल गया, लेकिन अब याद रखना है, अंग्रेजों को लग रहा था कि सबसे पावरफुल तो टीपू सुल्तान है, हैदर अली है। जब देखे टीपू सुल्तान को, बोले बाप रे बाप, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है रे, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। अगर टीपू सुल्तान को 10 साल छोड़ देंगे तो ये अंग्रेजों का डेथ वारंट निकाल देगा। इतना डरने लग गया वो टीपू सुल्तान से। युद्धों के बाद समझ में आ गया उसको कि भैया अगर मैं टीपू सुल्तान को 10 साल के लिए यहाँ से छोड़ दिया जाएगा तो टीपू सुल्तान हमारा डेथ वारंट निकाल देगा। तो किसी भी तरह से किसको निपटाना है, किसी भी तरह से इसको उचकाना है, उचकाकर इससे गलती करवाना है, गलती करवाकर युद्ध थोपना है, और मौका देखने लगे कि कब ये करेगा गलती। और इससे ज़्यादा क्यों डरने लगे थे पता है? चलो छोटा सा हेडिंग डालो, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें लिखवाता हूँ काम का। लिखिए, छोटा सा हेडिंग डालो, टीपू सुल्तान। पहला बात याद रखना है, इसके पिता का नाम हैदर अली था, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ये 2 कॉमन क्वेश्चन जो पूछता है छोटे छोटे परीक्षाओं में, छोटे लेवल के परीक्षा में यही सवाल आता है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। ओके, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान स्वतंत्र मैसूर रियासत का क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक, अब बड़े परीक्षाओं में क्या सवाल आता है, आदि गुरु शंकराचार्य को आप जानते हैं, इसने 4 मठ स्थापित किए थे, चारों दिशाओं में 4 मठ, 4 दिशा में 4 मठ। कौन कौन सा, उत्तराखंड में केदारनाथ, सोमनाथ नहीं, द्वारिका, ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ का और क्या बोला जाता है इसी को, गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। और दक्षिण भारत में कर्नाटक में यहाँ पर श्रृंगेरी मठ, 4 ठो मठ स्थापित किया था कर्नाटक में, श्रृंगेरी मठ। ये 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया था, किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो ये जो श्रृंगेरी मठ है ये टूट जाता है टीपू सुल्तान के शासनकाल में। तो टीपू सुल्तान अपने पैसे से श्रृंगेरी मठ का जीर्णोद्धार कराता है या बनवाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। इसने श्रृंगेरी मठ का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। दूसरा बात याद रखना है, इसने अपने अंगूठी पर जय श्री राम लिखवाया। 2 बातें यहाँ से स्पष्ट हुई। तीसरा बात याद रखना है, इसने फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती किया। तो ऐसा दक्षिण भारत का कौन सा सुल्तान हुआ जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किया, टीपू सुल्तान। किसने, टीपू सुल्तान ने। साथ ही साथ याद रखना है, फ्रांसीसी गवर्नर के साथ मिलकर मैसूर में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर के साथ मिलकर मैसूर में काहे का पेड़ लगाया, स्वतंत्रता का पेड़। ऐसा कोई पेड़ आता नहीं है रे, स्वतंत्रता का पेड़, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, पीपल का पेड़ को फ्रांसीसी गवर्नर कुदाली पकड़ के खोदा, ये भाई साहब पीपल का पेड़ लगा दिए, बढ़िया पानी वानी दे दिए, नाम क्या दे दिए, स्वतंत्रता का पेड़। अगर ऐसा स्वतंत्रता का पेड़ आता तो मैं भी ला लेता, शादीशुदा जीवन से बोलता भगवान मेरे को स्वतंत्र कर दे,
ऐसा कोई पेड़ नहीं आता स्वतंत्रता का पेड़। लेकिन ये लोगों ने एक मुहिम चलाई कि अब हम अंग्रेजों को हराएंगे। इसके लिए काय का पेड़ लगाया? स्वतंत्रता का पेड़। तो मैसूर में काय का पेड़ लगाया इन्होंने? स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। दूसरा बात, और आगे चलते हैं, फ्रांसीसियों की एक खास बात यह थी कि उनकी नौसेना बहुत अच्छी थी। क्या थी? नौसेना। तो उसके तर्ज पर, फ्रांसीसियों के तर्ज पर टीपू सुल्तान ने अपनी नौसेना का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और ये पूरा प्लानिंग चल रहा है किसके खिलाफ? अंग्रेजों को। स्वतंत्रता का पेड़ लगा रहा है तो किससे स्वतंत्र होना है? क्योंकि फ्रांसीसी तो तेरे दोस्त हैं। स्वतंत्र किससे होना है? अंग्रेजों से। और ये जो पांडिचेरी में थे, ये लोगों ने बोला आपको अगर फ्रांसीसियों से और मदद चाहिए तो आप कहाँ चले जाओ? ये यहाँ पर है फ्रांस, इस कोने पर फ्रांस चले जाइए। वहाँ पर क्या है देखो, इनके ये सरकारी संस्था थी, बताया मैं। वहाँ पर इनका पार्लियामेंट है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ की सदस्यता ग्रहण करिए, वहाँ की सदस्यता ग्रहण करके आइए, आपको युद्ध में मदद मिलेगा। ठीक है, कौन चल दिया? टीपू सुल्तान। कहाँ निकल गए? फ्रांस। फ्रांस में जब वो गया तो वहाँ पर दो पार्टी थी, एक नरम दल और एक गरम दल। हमारे यहाँ था, याद है? नरम दल और गरम दल। वहाँ फ्रेंच भाषा में नरम दल को जिरोडिस्ट पार्टी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नरम दल को जिरोडिस्ट पार्टी और गरम दल को जैकोबियन पार्टी। गरम दल को 50 बार सवाल आया है ये कि टीपू सुल्तान ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था। आप लोग रट लियो, जैकोबियन पार्टी, जैकोबियन पार्टी। आप कारण समझ में आ रहा है? ये जाकर फ्रांस में किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेगा? स्वाभाविक सी बात है, गरम दल का। किस पार्टी का? गरम दल का। तो इसने जैकोबियन पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मैसूर में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया, फ्रांसीसियों से दोस्ती किया, नौसेना बनाया, श्रृंगेरी मठ का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, अपने अंगूठी पर जय श्री राम लिखवाया था। और ये धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, जनता इसे बहुत प्रेम करने लगी। और ये बात देख रहे हैं कौन? अंग्रेज। इनको समझ में आ गया भैया अगर इसको और ढील दिए तो ये पता नहीं फ्रांस से कितना सेना ले आके हमको ऐसी तैसी कर देगा। और टीपू सुल्तान एक गलती कर बैठा जो जीवन में इतिहास बताता है कभी किसी को नहीं करना चाहिए। आप लोग को भी बोलता हूँ मत करना, कभी ये जीवन में ऐसी गलती मत करना। ये क्या किया, हर किसी के जीवन का कुछ सीक्रेट होता है, पर्सनल बातें होती है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये अपने कुछ खास लोगों को अपनी पर्सनल बातें शेयर कर दिया। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, ये बातें अंग्रेजों को कैसे भी जानना था, ये इसका कमजोरी खोज रहे थे। और इसकी कमजोरी को किसको बता डाला? ये अपने कुछ करीबियों को। अगर आपका पड़ोसी और आपका रिश्तेदार जिसको आप हर बात बताते हैं, अगर वो आपका बहुत अच्छा है तब तक तो अच्छा है, वरना जब वो आपका दुश्मन हुआ तो उससे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आपका हर चीज़ जानता है, वो आपका हर चीज़ जानता है। लेकिन ये पुरुषों में लागू होगा, महिलाओं को बोलना मत बताना, सुन रे ऐसा ऐसा बात किसी को मत बताना। उसके पास जाएगी, सुन रे ऐसा ऐसा बात किसी को मत बताना। फिर उसके पास जाए, सुन रे ऐसा ऐसा बात है किसी को मत बताना। खुद ही सबको बता डालेंगे और क्या बोलेंगे आखिरी में? किसी को। अगर कोई लड़की हॉस्टल में रहती पूरे हॉस्टल में सबको बता डालेगी, ये ऐसा ऐसा बात है किसी को मत बताना, ऐसा ऐसा बात है किसी को मत बता। पूरे लोगों को खुद बताएगी और क्या बोलेगी? और बात दूसरे दिन क्या बोलेगी? तू ही बताई होगी, कसम खा नहीं बताई। ठीक है, तो ऐसा ये महिलाओं का प्रवृत्ति होता है ये। लेकिन इतिहास ये बताता है कि इन सब से आपको सीख लेनी है और ये गलती नहीं करना है। इसकी कमजोरियां अंग्रेज़ों तक पहुंच गई और अंग्रेज़ तो खोज ही रहे थे कब पता चले और कब हमला हो। और ये मिला समय कब? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
एक तरफ अंग्रेज, दूसरे तरफ टीपू सुल्तान। वापस अंग्रेज और टीपू सुल्तान। कौन सा युद्ध हो रहा है? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज इसकी कमजोरी जान चुके थे। टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरह हारता है, हारता ही नहीं है, बहुत बुरी तरह हारता है। ठीक है, ये एक गलती कर बैठा, भरोसा, फ्रांस मेरा साथ देगा, फ्रांस मेरा साथ देगा। फ्रांस गलती कर बैठा था ना, और कुछ पर्सनल बातें जो उस तक पहुंच चुकी थी। फ्रांस साथ दिया नहीं, जितना देना था, जितना साथ देना था उतना साथ दिया नहीं, और इनके नज़दीकियों ने भी इसके साथ कुछ धोखेबाजी कर दिया। इस तरह टीपू सुल्तान बहुत गंदे तरीके से हारा। युद्ध हुआ तो अब क्या होगा? संधि होगा। तो याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। काहे की संधि होगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। तो पहले में हुआ मद्रास की संधि, दूसरे में हुआ मंगलोर की संधि, और तीसरे में काहे की संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये 3 संधियां हुआ 3 आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस संधि की शर्तें को कौन मानेगा? टीपू सुल्तान। हार गया तो मानना तो पड़ेगा संधि को। संधि की शर्तें सुनिए। टीपू सुल्तान को अपना आधा जागीर किनको देना पड़ा? अंग्रेजों को। अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा किसको देना पड़ा? अंग्रेजों को। पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, इसको हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देना था। हर जाने के रूप में उस समय। पहला वाला संधि का सन बताया था 1769, 1769। दूसरे वाले संधि का सन लिखो 1784। ये वाला जो अभी संधि हो रहा है श्रीरंगपट्टनम का संधि 1792, 1792। और ये आखिरी देखो ये संधि हो रहा है, मतलब ये युद्ध का आखिरी साल है। ये युद्ध का, समझ रहे हो ना? हाँ, ये युद्ध का आखिरी साल है। ये 3 संधियां। तो श्रीरंगपट्टनम की, अच्छा, अगर 3 करोड़ रुपया नहीं पटा पाएगा टीपू सुल्तान, तब तक इसके दोनों बेटे अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे बोल के दोनों बेटे को उठा लिए। टीपू सुल्तान के दोनों बेटे को उठा लिए। जब तक तुम ये 3 करोड़ रुपया नहीं दोगे, आपके दोनों बेटे किनके संरक्षण में रहेंगे? अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे। अब बेचारे को इतना भयंकर रकम पटाना है, कहाँ का नौसेना बनाएगा, कहाँ अपने सैनिकों को वेतन दे पाएगा। ये एक तरह से टूट गया, बहुत कमजोर हो गया। और इसको देखो अब क्या करेगा? 3 करोड़ है नहीं, दोनों बेटे उनके पास। तो उसको पता था कि मैं हारूंगा। उसके बाद भी वो क्या किया बेचारा? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। कौन सा मैसूर युद्ध लड़ा? 4th आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज वर्सेस टीपू। इस युद्ध में पूरा टीपू सुल्तान मारा जाएगा, और इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार की समाप्ति हो जाएगी। सन याद रखना है 1799, 1799। मारने वाले का नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली नाम सुना सुना लग रहा है क्या गुरुजी? लॉर्ड वेलेजली नाम सुना सुना लग रहा है। इसकी एक पॉलिसी बताया था मैं, क्या? सहायक संधि। क्या बताया था? सहायक संधि। याद आया? तो 1799 में टीपू सुल्तान मारे जाएंगे पूरा का पूरा, और युद्ध के मैदान में जोर जोर से लॉर्ड वेलेजली कूदने लगता है, मैंने भारत का शेर मार दिया, मैंने भारत का शेर मार दिया। ये कोटेशन आया है एक बार। कौन सा अंग्रेज गवर्नर युद्ध के मैदान में जोर जोर से कूदने लगा कि मैंने भारत का शेर मार दिया? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जैसे टीपू सुल्तान को मारता है, कूदना चालू कर देता युद्ध के मैदान में कि मैंने भारत का शेर मार दिया, और लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। वापस मैसूर में किनका शासन चालू हो जाता है? पहले, इनसे पहले किसका था? वाडियार वंश का। वापस वाडियार वंश को शासन दे दिया जाता है, और उसके ऊपर सहायक संधि ठोक दी जाती है। सहायक संधि ठोकने वाला कौन है? वेलेजली। सहायक संधि ठोकने वाला कौन है? वेलेजली। वापस शासन प्रशासन किनको दे दिया जाता है? मैसूर का।
वाडियार वंश को, और वाडियार वंश को वापस क्या बोला जाता है, आप सहायक संधि मानना पड़ेगा आपको। इस तरह मैसूर, स्वतंत्र मैसूर राज्य किसमें मिल जाता है, अंग्रेजों में। अब देखिए क्लाइमेक्स समझिए, ये मैसूर भी गया अंग्रेजों के पास। इससे पहले तीन चार ठो बता चुका था मैं, मराठा, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध बता चुका हूं, मैसूर भी गया। चलिए हेडिंग डालिए जयपुर, जयपुर हेडिंग डालो। जयपुर में कुछ नहीं है, 3 लाइन का जयपुर, जयपुर स्वतंत्र जयपुर रियासत। यहां पर क्या हेडिंग डालोगे, स्वतंत्र जयपुर रियासत या स्वतंत्र जयपुर राज्य या साम्राज्य। स्वतंत्र जयपुर साम्राज्य की स्थापना करेगा सवाई राजा जयसिंह। संस्थापक का नाम सवाई राजा, नाम जोर से बोलो, सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जय सिंह। एक क्वेश्चन आता है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, जय सिंह। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, जय सिंह। इसका नाम था राजा जय सिंह। इसके नाम के सामने क्या लगा है, सवाई। आपको टेस्ट में ये सवाल आया था, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था, फारूक। मुगल बादशाह फारूक सियर ने सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है भाई, मुगल बादशाह फारूक सियर, मुगल बादशाह फारूक सियर ने इसको सवाई की उपाधि दी, याद रहेगा, सवाई राजा जय सिंह। जयपुर शहर का नाम इसी के नाम पर पड़ता है। जय सिंह से आगे पढ़कर क्या पढ़ा, जय सिंह। जयपुर, राजा जय सिंह के नाम पर ही उसका नाम क्या पड़ा, जयपुर। ये दे जयपुर, राजा जय सिंह के नाम से ही जयपुर का नाम क्या पड़ा, जयपुर, जिसको आप आज वर्तमान में गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। किसकी राजधानी है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ठीक। सवाई राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल के अध्ययन के लिए, सवाई राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल के अध्ययन के लिए 5 ठो वेधशालाओं का निर्माण किया। सवाई राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल के जानकारी के लिए, खगोल विज्ञान की जानकारी के लिए 5 जगह वेधशाला बनाए। कितने जगह, 5 जगह। एक खुद जयपुर में, एक दूसरा उज्जैन में, एक जयपुर में बनाया, दूसरा उज्जैन में, तीसरा दिल्ली में, चौथा मथुरा में और एक वाराणसी में। जयपुर 1, उज्जैन 2, दिल्ली 3, मथुरा 4, वाराणसी 5। इन 5 जगहों पर इसने वेधशाला बनाए। यहां पर यह ग्रह नक्षत्रों की क्या करता था, ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए ये जगह काम आते हैं। आज भी ये वेधशाला हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे। एक क्वेश्चन और याद रखना है, लास्ट, सब वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे अंतिम राज्य जयपुर है। वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला अंतिम राज्य क्या है, जयपुर। इस तरह जयपुर का विलय किसमें हो जाता है, ब्रिटिश में। पंजाब, पंजाब के बारे में 1-2 खास बातें याद रखिए। पहला बात, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में छोटे छोटे, समझ लो, ग्रुप में शासन होने लगा। इसी को मिसल बोलने लगा। इसी को आगे क्या बोला जाता था, मिसल। इसी को क्या बोला जाता था, मिसल। आप भी अभी जाओगे, अपना वंशावली बनाओगे, मिसल लगता है। तो आगे पंजाब में मिसलों का, मिसल, अलग अलग मिसलों का यहाँ पर राज चालू हुआ। तो मेन इस पंजाब में
पहला राजा या स्वतंत्र पंजाब की स्थापना करने वाला याद रखना है राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। सवाल आया था यूपीएससी में, राजा रणजीत सिंह किस मिसल का था? शुकर चकिया। कौन सा मिसल? शुकर चकिया मिसल के थे ये। देखिए 10वें गुरु के बाद बताया मैं, छोटे छोटे मिसल बने, छोटे छोटे ग्रुप में टूटे। ये ग्रुप क्या कहलाया? मिसल कहलाया। तो राजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे? शुकर चकिया मिसल के। स्वतंत्र पंजाब की का संस्थापक राजा रणजीत सिंह को माना जाता है, राजा रणजीत सिंह। ठीक, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर, अब पूछो हर मंदिर क्या है? जो स्वर्ण मंदिर है उसका प्राचीन नाम क्या है? हर मंदिर। वो स्वर्ण मंदिर नहीं था, उसका नाम था हर मंदिर, जो एक अमृतसर नाम के सरोवर के बीच में ये मंदिर था। सरोवर का नाम अमृतसर सरोवर, सरोवर का नाम अमृतसर सरोवर, और इस मंदिर का नाम हर मंदिर। तो इस राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर पर सोने का परत चढ़ाया, हर मंदिर पर सोने का परत चढ़ाया। बाद में यही अमृत सरोवर किस नाम से बदल गया? अमृत सरोवर, अमृत सरोवर धीरे से क्या हो गया? अमृतसर, अमृतसर, और आजू बाजू शहर बस गया अमृतसर। तो आपको याद रखना है राजा रणजीत सिंह ने हर मंदिर पर सोने का परत चढ़ाया, शुकर चकिया मिसल के थे। ओके, इसके राजधानी को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात याद रखना। अफगानिस्तान में अफगानी शासक, इस पार अफगानिस्तान, इस पार बड़ा क्षेत्र, राजा का नाम था जमान शाह, जमान शाह। ये जमान शाह क्या करता है? राजा रणजीत सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है। राजा रणजीत सिंह के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। राजा रणजीत सिंह के साथ युद्ध चल रहा है। अब शाम के समय युद्ध विराम होता है, ठीक है, युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम में क्या हुआ? ये जमान शाह अब अपने कैंप में आएगा, तो तोप को क्या कर रहा था? अपने तोपों को हाथी वाथी में लाद रहे थे। तोप में क्या रहता है? चक्कर रहता है। वो बहते बहते कहाँ निकल गया? ये है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी में उसके 2-3-4 ठो तोप क्या हो जाता है? जमान शाह के गिर जाते हैं। जमान शाह लेकिन तत्काल वहाँ से भाग निकलते हैं, अपने जगह पर आ जाते हैं, अपने युद्ध स्थल पर, मतलब इनका जहाँ पर शिविर था वहाँ आ जाता है। अब इस बात को देखता है राजा रणजीत सिंह कि ये 2-3 ठो तोप, इसका 3-4 तोप गिरा हुआ है। उसको रस्सी वस्सी खींच के निकलवाता है बाहर। क्या करता है? बाहर निकलवाता है, बढ़िया पोछता धोता है, और वापस किसको करता है? ले जाकर जमान शाह को। किसको वापस करता है? ले जाकर जमान शाह को। ये बोलता है आप हमको जिस तोप से आज मार रहे थे ये वही तोप है, कल काम आएगा, इसको रखो, ऐसे कल युद्ध में काम आएगा, इसको रखो। जमान शाह को बहुत गिल्टी फील होता है। बोले यार मैं इतने सीधे साधे आदमी के साथ युद्ध कर रहा हूँ, उसने युद्ध ना करने के ना करके इसके साथ दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा समझा, और इसने दोस्ती का ऑफर दिया किसको? राजा रणजीत सिंह को। ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था ही, बहुत धार्मिक, बहुत सहिष्णु, बहुत ही अच्छा आदमी था। तो इसने इसकी दोस्ती को कबूल किया, और इस खुशी में जमान शाह इसको क्या दे देता है पता है? लाहौर। क्या दे देता है? लाहौर।
ये जो इसका क्षेत्र था ये बढ़कर हो जाता है ऐसा। ये इतना बड़ा इसका क्षेत्र हो जाता है अब किसका? राजा रणजीत सिंह का। और मेरा दोस्त इस जगह को दिया है बोल के राजा रणजीत सिंह अपनी राजधानी किसको बनाता है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है रे। राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, ठीक है। लेकिन अभी तो इनका युद्ध इंसानों के साथ हो रहा था, अब इनका युद्ध होगा कमीनों के साथ, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ 1909, सॉरी 1809, 1809, चार्ल्स मेटकाफ 1809 में किस पर आक्रमण कर देता है? पंजाब पर। किस पर आक्रमण कर देता है? पंजाब पर। और एक देखो ये लोग लड़ाई हुआ मतलब क्या होगा? संधि, अमृतसर की संधि। काय की संधि हुई? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि के अनुसार सतलज नदी के नीचे, सतलज नदी के नीचे इस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन रहेगा। होल एरिया पूरा नीचे अंग्रेज 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 पूरा। और यहाँ पर राजा रणजीत सिंह। बाउंड्री क्या बनी? सतलज नदी। सतलज नदी बाउंड्री बना, सतलज नदी के नीचे अंग्रेज, सतलज नदी के ऊपर राजा रणजीत सिंह का शासन। संधि का नाम, संधि का नाम कब हुआ? 1809। किसके साथ हुआ? चार्ल्स मेटकाफ के साथ, ठीक। समय बीता, समय के साथ एक समय आएगा जब राजा रणजीत सिंह का क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा। अमर तो नहीं है भाई। और उसी समय खूंखार गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इसका शासनकाल याद रखना है 1848 से 55। लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 55। इसी के आसपास देखो किसकी मृत्यु हो गई? राजा रणजीत सिंह की। उसके बाद उसका बेटा खड़ग सिंह, नाट खड़ग, खड़ग सिंह, ये अपना सेनापति बना लेता है ध्यानचंद को। अपना सेनापति किसको बनाया? ध्यानचंद को। इसी का सेनापति खड़ग सिंह को मार दिया, ध्यानचंद को भी मार दिया। कौन मार दिया? ध्यानचंद किसको मार दिया? खड़ग सिंह को। खड़ग सिंह के बाद बनेगा राजा ननिहाल सिंह। ये क्या करता है? अपना सेनापति किसको बना लेता है? वापस ध्यानचंद को। ध्यानचंद ननिहाल सिंह को भी मार देता है। अब मैं कैसे करूं भाई? ध्यानचंद को समझाने के लिए मैं वहां जा भी नहीं सकता हूं, मैं तो यहां हूं आप लोगों के पास। इसके बाद अगला राजा बनता है शेर सिंह। ये भी अपना सेनापति किसको बनाता है? ध्यानचंद को। लेकिन ध्यानचंद आकस्मिक रूप से खुद ही मर जाते हैं बीमारी से। ध्यानचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन इस शेर सिंह के लिए लॉर्ड डलहौजी एक विशेष आदमी को भेजता है
पंजाब और लाहौर पर कब्जा करने के लिए, जिसका नाम है शेर सिंह और चार्ल्स नेपियर के बीच में लड़ाई होगा। चार्ल्स नेपियर, युद्ध का नाम रहेगा आंग्ल पंजाब युद्ध, ठीक है। हाँ, शेर सिंह और घोड़ा में आ रहा, गदगद 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 तलवार निकाल रहा, जो सो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अगला चार्ल्स नेपियर आया, ऐसे किया, ठाए गुड नाइट, पकड़ा, ठाए गुड नाइट। सीबीएसई बोर्ड वाला था ना चार्ल्स नेपियर, क्या वाला था? सीबीएसई बोर्ड वाला, ठाए गुड नाइट। शेर सिंह क्या हुआ? मारा गया। शेर सिंह का एक छोटा सा बेटा था, नाम है दिलीप सिंह। दिलीप, तो बार बार पूछा जाएगा पंजाब का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह, अंतिम राजा दिलीप सिंह। ये अल्पायु था, ये छोटा था, तो दिलीप सिंह को भेज दिए। देखो, दिलीप सिंह को पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। समझ में आया? सीबीएसई पढ़ाई कर तो बोले, तो इसको पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। और शेर सिंह की विधवा, इसको पेंशन में भेज दिया गया। कहाँ? कश्मीर। कहाँ पर? कश्मीर। क्योंकि पंजाब में अगर राजा रहेगा और उसकी विधवा रहेगी तो जनता उनके प्रति क्या करेगा? मोह माया रहेगा। ये लोग अगर दूर दूर रहेंगे तो जनता का मोह इनके पास नहीं रहेगा। इसलिए इसको कहाँ भेज दिया गया? दिलीप सिंह को इंग्लैंड, उस समय ऑक्सफोर्ड रहा हो नहीं रहा हो मेरे को नहीं पता, लेकिन याद रखना है इसको पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? इंग्लैंड। और शेर सिंह की विधवा को कहाँ? कश्मीर, पेंशन पर भेज दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोहिनूर हीरे का थोड़ा सा इतिहास। कोहिनूर का हीरा अभी तक कहाँ है? अभी कहाँ है कोहिनूर का हीरा तुम्हारे जानती में? नादिर शाह के पास। कोई दिक्कत? दिल्ली में आया, तख्ते ताउस को ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, और साथ में क्या ले गया? कोहिनूर का हीरा। ये ले गया कौन? नादिर शाह। नादिर शाह बोलने से ईरान। लेकिन नादिर शाह के जो वंशज थे, लोल थे सब, भकलोल पूरा, उनसे छीन लिया कौन? पश्तो शासकों ने। पश्तो, किसने? पश्तो शासकों ने उस कोहिनूर को हीरा को छीन लिया। उन पश्तो शासकों को पस्त किया कौन? राजा रणजीत सिंह। वो हीरा कहाँ आ गया? पंजाब, शेर सिंह के पास। शेर सिंह को कौन मार दिया? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर से कहाँ पहुंचा? अरे भैया, इसको भेजा कौन था? चार्ल्स नेपियर को, डलहौजी। चार्ल्स नेपियर से कहाँ पहुंचा? डलहौजी। और डलहौजी किसको खुश करेगा? इंग्लैंड की राजकुमारी। वो भारी चमक तो हीरो हीरो। कौन है इस समय रानी? एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ के पास ये हीरा पहुंच जाता है। और आज भी ये हीरा कहाँ है? लंदन में ही है, म्यूजियम में है। तो हालांकि इस बहुत कीमती नहीं है हीरा, लेकिन उस हीरे का इतिहास बहुत कीमती है। गोलकुंडा की खदान, समझ रहे हो? मयूर सिंहासन, बेबादल खान ने उसको जड़ा था, बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी हीरे को आज कहाँ पर है वो हीरा? लंदन में, लंदन के म्यूजियम में है। भाई आज अगर मैं बोलूँगा ये वो आखिरी चरखा है जिसको चलाने के बाद महात्मा गांधी मर गए थे, इसी को दोपहर तक चलाए थे, फिर उसके बाद गोडसे ने उसको गोली मार दिया। वो आखिरी बार महात्मा गांधी का हाथ इस चरखे में लगा है। तो इतना ही बोलूँगा, वो ऑटोमेटिक चरखा कितने में बिक जाएगा? करोड़ों में बिक जाएगा। तो वैसे ही बोला ना, उस हीरे का उतनी कीमत नहीं है जितना कीमती उस हीरे का क्या है? इतिहास है। अगर उस हीरे की कीमत मान लो आज 5 करोड़ होगा,
तो कम से कम 500 करोड़ में बिकेगा वो, आज अगर नीलामी किया जाएगा तो। उससे कहीं ज़्यादा उसका क्या है, इतिहास है। तो ये है अपना कोहिनूर के हीरे का इतिहास। अब ये बचा आखिरी बंगाल। बंगाल को निपटाएंगे अपन कल, और साथ में चालू हो जाएगा तांडव। ठीक, ओके।